नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए शुरू करते हैं दमदार समाचार लगातार। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का अपमान हो रहा होगा तो हम सब आपसी मतभेद भुलाकर देश के पीएम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि प्रशासन ठीक से काम कर रहा है। जो आंकड़ा बढ़ रहा था संख्या वो कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सब लोग प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने 24 घंटा काम चल रहा है। हर गांव में, हर घर में क्या हो रहा है उस बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर महाराष्ट्र में जल्दी ही कोरोना नियंत्रण में आने के प्रयास जारी है। हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उद्धव ठाकरे जी या डिप्टी सीएम हो, हर व्यक्ति चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, बहुत ही ताकत से काम कर रहे हैं। सर, मराठीमध्ये सांगा। मुझे लगता है बात चिंता की है, फिर भी सरकार, केंद्र सरकार अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम को लगी है। मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में या वैक्सीन के सप्लाई के बारे में। जब ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति इटली में थी, यूरोप में भी थी फर्स्ट वेव में, यूएस में थी फर्स्ट वेव में, चाइना में थी फर्स्ट वेव में, हम फर्स्ट वेव से के साथ अच्छी जंग किया है। अब सेकंड वेव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर विकराल रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नए मामले और कोरोना से सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यानी एक दिन में 3,60,960 नए कोविड केस दर्ज किए गए। तो वहीं इस मामले पर मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। 1,63,000 से ज्यादा केस और 3,000 से ज्यादा मौत। बिल्कुल ही समझिए कि कहर बरस पड़ा है कोरोना का। और इस तरीके से कहीं भी कोई ये नहीं मिल रहे हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोरोना का जो कहर है वो थम रहा है, क्योंकि रोज न रोज केसेस के नंबर्स बढ़ रहे हैं। जहां भी 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां पे सेंटर ने निर्णय लिया है कि वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देना चाहिए। अब शायद एक लॉकडाउन ही साधन बना है कि जिससे हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पूरा जर्जर हो चुका है। कहीं हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, और जिस तरीके से कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की अभी बहुत ही जरूरत है। दिल्ली की हालत भी ऐसे ही है, क्योंकि कल जो मौत का आंकड़ा है बहुत ही पैंडेमिक के बाद सबसे हाईएस्ट आंकड़ा हुआ। और अनऑफिशियली या कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि प्रतिदिन जो है क्रिमेशन और ये दाह संस्कार जो है 20% बढ़ रहा है। तो ये एक और संकेत है जिससे ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल 30-35% बढ़ चुका है। पीएमओ के कहने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, हमारे पास जो 751 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है उसे सभी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम से प्रत्येक जिले को ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। आज का जो ये दूसरा लहर है जो उत्तर प्रदेश में आ चुका है और पूरे देश में भी आ चुका है, और जिसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से परिवारों में और आम आदमी की तरफ लगते जा रहा है और घातक भी है, चिंताजनक भी है। ये हम सब इसको स्वीकार कर रहे हैं, मगर इसको स्वास्थ्य विभाग अकेले नहीं कुछ कर पाएगा। इसमें इसलिए पिछले बार भी हम लोग आपसे बताए थे कि जिस तरह से प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था पिछले 2020 में, जिसमें जिला प्रशासन और सभी विभागों का, इसलिए आज हम लोग टीम 11 का जो गठन करते हैं उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के साथ में उसमें आपके नगर पंचायत भी है, उसमें आपके पंचायती व्यवस्था भी है, नगर विकास है, पंचायती व्यवस्था है, ग्रामीण विकास है, उसमें आपके राहत वाले भी हैं। माने हर विभाग को हम लोग जोड़ के और एक सामूहिक व्यवस्था तय करते हैं, जिसकी वजह से नीचे स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं। इस बार क्योंकि तेजी से संक्रमण हो रहे लोग और इसका काफ़ी घातक भी होने के नाते हम लोग ने और तेजी इसमें फैला दिया है कि लोकल प्रशासन को भी जिला स्तर जिलाधिकारी के साथ मिला के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा,
उनका पूरा एक सिस्टम बना दिया है जिसमें हर लेवल पर एक नोडल अधिकारी भी होगा जो उसको देखेगा कि जो ऐसे जो पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है, तो होम आइसोलेशन में उनको दवा मिल रहा है कि नहीं, उनको ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है ये कम से कम 30-35% बढ़ चुका है इस बार के कोविड के जो दूसरी लहर में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए कि हर आदमी को लग रहा है कि उसमें कई मेडिकल फैक्टर्स भी हैं कि कभी कभी लोगों का शुरुआत में प्रारंभिक उसमें नेगेटिव आता है, एक हफ्ते के बाद उनके लंग्स इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद लोग अपना टेस्ट करा के जब तक आते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो मिलता नहीं है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एकाएक ये पूरे देश में लगभग 30 से 35% बढ़ चुका है। जो सामान्य रूप से मेडिकल ऑक्सीजन जो जाता था अस्पतालों में, जिनके ऑक्सीजन लाइन थे, चाहे गवर्नमेंट के चाहे प्राइवेट के, वो समान रूप में हमारा चलता था, उससे कई गुना अधिक अब हो गया है कि हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ उसको लगता है कि हम इससे संक्रमित ज़्यादा हो गए और हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए पूरे देश में एक कमी आ गई ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर, काफ़ी भारी कमी आ गई और वो जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनको प्रधानमंत्री के कहने पर सब उनको बढ़ाया भी गया है। लगभग 8000 मीट्रिक टन का पूरे उसमें देश में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उसमें से 1700 या 1200 आप निकाल लीजिए लगभग इंडस्ट्री के लिए, बाकी सब ऑक्सीजन की आपूर्ति स्टेट्स को जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार इसमें कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम 16 फरवरी से ही हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। तो पहले बार जब हेल्थ वर्कर्स का, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का, फिर 60+, फिर 45+ का जो हमारा चल रहा है, इसमें जो सिस्टम हमने अपनाया है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर CHC PHC जो गवर्नमेंट के, और नीचे अब तो हमारा वहाँ पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर तक भी हमारा पहुँच गया है। तो वैक्सीनेशन हमारा 6000 से लेके 8000 तक हमारे सेशन होते हैं, 100 के सेशन होते हैं। ये हमारा ऑलरेडी सेट है, ये चल भी रहा है 45+ का और रेगुलर चल रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगा। जब वो 18 वाला जब आ जाएगा तो उसी 18 को हम उसमें जोड़ देंगे, उसके सेशन कुछ अलग कर देंगे, 45 वाला अपना चलते रहेगा क्योंकि लगभग 45+ का ज़्यादा हमारा फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकेंड डोज का समय अब आ गया है, तो उसमें कोई क्लैश नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल व्यवस्थित है उसमें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला जिले में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के आदेश दिए ताकि जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने की स्थिति में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी न आने पाए। सीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों से प्रदेश में आता है तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रों के आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भी साझा करें ताकि होम क्वारंटीन नियमों का प्रभावशाली तरीके से पालन किया जा सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिले में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। IGMC की नई OPD में चरणबद्ध तरीके से 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता का निर्माण भी किया जाएगा। जहां जहां जो भी लग रहा है उनको करना चाहिए, उस दृष्टि से वो काम किया जाए। लेकिन ये परिस्थिति हमारे प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर की परिस्थिति ऐसी, और ऐसी स्थिति में हमको काम करना है। और इस बात को मैं कह सकता हूं आप सबके सहयोग से, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल आज की तारीख में भी एक बेहतर प्रदेश है कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से, जहां काम अच्छा हुआ है। इसलिए पिछले कुछ अरसे से हमने ये तय कर दिया कि सबसे पहले आवश्यकता जो हमारी है वो आवश्यकता है कि हमारे पास कोई भी अगर मरीज कोविड का आता है, हॉस्पिटल आता है, तो उसको बेड के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके लिए बेड की व्यवस्था वहां पर हो, ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत जो है हम शुरू कर सकें। इसलिए कांगड़ा में परसों गया था, कल मंडी गया था। कांगड़ा में हम बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा करके आए थे, मंडी में भी हम इसी प्लान को साथ लेकर के जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हम निर्णय करके आए, और उसी तरह से दूसरे जिलों में जहां भी जाना हुआ वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है। और आज हम अगर शिमला में बैठे हैं तो हम शिमला में भी सारी चीजों को जो आप लोगों ने सुना ऑनलाइन। 1 मई से वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने ये जानकारी दी। अभी 14,13,000 कुल वैक्सीनेशन जो है जिनको फर्स्ट डोज दिया जा चुका है, तो 14,13,000 ये कल का फिगर है। अभी तक और हो गई फिगर डायनेमिक है, प्रत्येक घंटा जो है फिगर बदल जाती है।
और जो सेकंड डोज को मिला करके कल तक का जो फिगर है वो 16,22,000 के करीब का है। आपने जो पूछा है कि 18 से 44 वर्ष तक के जो वैक्सीनेशन के जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं केंद्र से, उसके विषय में ये मैं बोलना चाहता हूँ कि एज़ पर गाइडलाइंस जो है ये वैक्सीनेशन जो है हिमाचल प्रदेश में होगी और इसमें हमने निर्णय किया है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये ऑनलाइन होगी और इसकी फर्दर और मोडेलिटीज़ जो हैं वो विभाग स्तर पर जो है वो तय की जा रही हैं। लेकिन इसमें ये निश्चित है कि संख्या जो है वो तय होगी पर वैक्सीनेशन साइट और जिनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा मात्र उन्हीं की जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो होगी। लेकिन मैं इसमें आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एज़ पर प्रोटोकॉल जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है जिस प्रकार अभी तक सफलतापूर्वक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है वो चली है और केंद्र स्तर से भी जिस तरह से हमने वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश भर में की है उसकी प्रशंसा भी हुई है। इसी को फॉलो करते हुए आगे जो दूसरा चरण है इसका वैक्सीनेशन का, इसको भी हम ठीक प्रकार से पूरे प्रदेश में कर पाएंगे, ऐसा मैं बहुत विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ। अभी वायल्स की क्वांटिटी तो अभी वर्तमान में अभी ये फिगर मेरे पास नहीं है अभी, ये मैं आपको गैदर करके इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखिए ये जो है क्योंकि सेकंड डोज हमारी मिस नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड डोज जैसे फर्स्ट डोज हो चुकी है उसके बाद जो सेकंड डोज जिनको होनी है उसके लिए पर्याप्त जो है वो कोटा वो पहले ही निर्धारित करके हमने रखा होता है ताकि सेकंड डोज जो है वो मिस ना हो। लेकिन फर्स्ट डोज जो है जिनको होनी है वो क्योंकि अब ये नंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, इसमें और एडिशन जो है वो हो जाएगी। ये मेरे ख्याल में 30 लाख के करीब का ये नंबर है जो 18 ईयर्स एंड अबव जो ये हुआ है, तो इसमें 60 लाख की जो है वैक्सीन डोजेस की हमने मांग जो है वो केंद्र से की है और ये सप्लाई पर भी निर्भर करता है कि कितने लोगों को जो है हम वैक्सीनेट जो है पहले दिन से जब ये शुरू होगा तो पर साइट हम कितने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसीलिए जो है इसमें ताकि कोई दिक्कत जो है वो विभाग को भी ना हो, कर्मियों को भी ना हो जिन्होंने वैक्सीनेट करना है और जिन्होंने वैक्सीनेशन कर। जीएनसीटी एक्ट के प्रावधान लागू होने पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने सरकार को निशाने पर लिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। का मतलब एलजी हो सकता है, लेकिन अब जनता का चुना हुआ चुनी हुई सरकार है, उसके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, और सरकार का इस तरह का प्रयास गलत है कि जनता वोट करके कोई सरकार चुनती है, मुख्यमंत्री बनाती है और मुख्यमंत्री की हैसियत को कम करना, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे ये है कि जो इस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या तो बढ़ ही रही है हर दिन, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। परसों 2700-2800 था, कल आज 3200 कुछ हो गया। तो और इस पे कोई न कोई ठोस निर्णय सरकार को करना चाहिए और पहल करके कैसे कम हो। मैं कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, टेक्निकल लोगों से ही राय करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कराया जाना चाहिए। बंगाल में देखते हैं कि मतलब हर तीसरा आदमी जो भी टेस्ट हो रहा है वहाँ संक्रमित है। तो मतलब अगर ठीक ढंग से टेस्ट हो तो पता नहीं वहाँ तो लाखों लोग मिलेंगे। तो इस पे कोई ठोस कार्रवाई, ठोस पहल सरकार के तरफ से होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से होना चाहिए। युवाओं की ऐसे भी आबादी सबसे बड़ी है, 19 साल से 44 साल के बीच में लगभग 40-42% आबादी है। तो ये तो सरकार ने देरी से निर्णय लिया, लेकिन ये ठीक है, सब लोग की राय थी कि ये होना चाहिए। और खास करके वैसे राज्यों में, खास करके जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन मिनिमल स्टेज में हुआ है और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है, उसमें भारत सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। बड़ी आबादी वाले ये दोनों राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ बड़ी संख्या में संक्रमण भी फैल रहा है। हेल्थ पैरामीटर में वहाँ कोई काम हुआ नहीं है, जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो कैसे लोगों को वैक्सीनेट करे, इस पे भी एक नई नीति बना के। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए।
आपको बता दें कि उन्होंने बुधवार सुबह मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में आखिरी सांस ली। 81 साल के एकनाथ गायकवाड़ पिछले काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट थे। पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ के निधन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे एकनाथ राव गायकवाड़ जी, जो हमारे बौद्ध समाज से थे, दलित समाज से थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट से उनका बहुत नजदीक का संबंध रहा है। वो महाराष्ट्र में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद दक्षिण मध्य मुंबई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और बहुत ही लाडले नेता थे। तो उनके साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे से संबंध थे और एकनाथ गायकवाड़ जाने से कांग्रेस पार्टी का तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन हमारे दलित समाज का, बौद्ध समाज का भी भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते भारत सरकार की तरफ से भी मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की जरूरत का तत्काल समाधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार से जूझ रहे भारत को अब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की मदद को लेकर 3 दिन बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आपात सहायता और संसाधन मुहैया कराने के लिए अमेरिका की तरफ से पूर्ण सहयोग देने का संकल्प जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत की मदद के लिए एक पूरी श्रृंखला भेज रहा है, जिसमें रेमडेसिविर के साथ साथ अन्य दवाएं भी शामिल हैं, जो बीमारी से निपटने में भारत की मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माण में जो जरूरी सामान हैं उन्हें हम भारत भेज रहे हैं। साथ ही हमने पीएम मोदी से जल्द टीके को पहुंचाने की भी बात कही है और मेरा इरादा भी यही है कि जल्द से जल्द अमेरिका निर्मित वैक्सीन भारत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में अमेरिका महामारी की चपेट में था तो भारत ने हमारी मदद की थी। बांग्लादेश ने भारत की सीमाओं को बंद करने की घोषणा की है। बांग्लादेश में कोरोना मामलों में बढ़ते मामलों के बीच भारत के साथ 14 दिनों के लिए सीमाओं को बंद करने का ऐलान किया गया है। सीमाओं को 2 सप्ताह के लिए सील किया गया है। हालांकि यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित है ही, इसके अलावा बाकी आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए भी ये बैन रहेगा। त्रिपुरा में फंसे बांग्लादेशियों की देखभाल बांग्लादेश सहायक उच्चायोग करेगा। Restricted for next 2 weeks, and although the movement of passengers has been restricted, but we are considering the movement of stranded Bangladeshis, particularly the patients and their attendants who are stranded in India and need to urgently go back to Bangladesh because of expiry of visas and other cases. So we will consider those Bangladeshis who are stranded in Tripura, particularly the Assistant High Commission here, we will take care of them, and in other northeast states, Guwahati and also Agartala, we will take care of them. And Bangladeshis stranded in West Bengal, Bihar, Jharkhand. Passengers in the land ports of Bangladesh have been restricted for the next 2 weeks. However, special provisions are there for movement of Bangladeshis who are stranded in India, particularly who came for treatment, and their attendants in cases where their visas. पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के आदेश पर कोविड-19 की मुश्किल हालात को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से जागरूकता अभियान का शुरुआत की है। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित थे और आम जनता, खासकर छात्रों को इस बीमारी के बारे में जागरूक कराने के लिए कह रहे थे। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले साल की तरह इस बार भी जागरूकता अभियान शुरू किया है।
शिक्षक डोर टू डोर जा रहे हैं और छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के खिलाफ बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बता रहे हैं। इस अभियान के लिए शिक्षा विभाग सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक और चुनावी वादे को पूरा करते हुए पंजाब कैबिनेट ने आज आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि प्राप्त लाभार्थी 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने की मंजूरी दी है और इस योजना के अधीन सभी बकाये निपटाने की हिदायत भी की है। कैबिनेट मीटिंग में बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। मंत्रिमंडल की वर्चुअल मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अधीन ये ताजा विस्तार 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये योजना अनुसूचित जाति, ईसाई भाईचारे, पिछड़ी श्रेणियों, जातियों, आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्ग के परिवारों और किसी भी जाति के साथ संबंधित विधवा महिलाओं की बेटियों के साथ 18 साल या इससे ज्यादा उम्र की मुसलमान लड़कियों पर भी लागू होगा। पंजाब सरकार द्वारा अगले आदेश तक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया गया है और इन स्वास्थ्य सेवाओं में सभी मरीज के लिए आरक्षित रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। आज हम मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदगी और बाकी जरूरतों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग के दौरान पंजाब के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और अनुसंधान मंत्री ओपी सोनी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन और किसी अन्य चिकित्सा संबंधी सप्लाई में कोई भी रुकावट आने की सूरत में तुरंत कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि ऑक्सीजन की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट उनके ध्यान में आती है तो वे तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें, जिससे उनके खिलाफ फौरन कदम उठाए जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बेड की मौजूदा संख्या के मुकाबले 900 और बेड का विस्तार करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। राज्य भर में ऑक्सीजन टैंकर और उत्पादन प्लांट लगाने के काम में तेजी आई गई है। लीकेज या दबाव पर कंट्रोल रखने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई, उपलब्धता और प्रयोग का बाकायदा ऑडिट करने के आदेश भी जारी किए गए। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स पर ध्यान देने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2013 से 7 दिसंबर 2020 तक राज्य में स्थापित किए गए अनधिकृत सभी टेलीकॉम टावरों को नियमित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने 7 दिसंबर 2020 को जारी टेलीकॉम दिशा निर्देशों की धारा 2.0 IA के उपबंधों को दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक ये टावर तो नियमित होंगे, बशर्ते 7 दिसंबर 2020 के दूरसंचार निर्देशों की क्लॉज 1.4 IA में दर्ज शर्तों को पूरा किया जाए और एक मुश्त 20,000 रुपए की अदायगी भी की जाए। ये स्कीम 6 महीनों के लिए लागू रहेगी। राज्य के दूरसंचार दिशा निर्देश इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2016 को जारी राइट ऑफ रूल्स के नियमों के मुताबिक है। भारत सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इन नियमों से संबंधित दूर संचार नीतियों, निर्देशों को एक रूप में करने के लिए कहा गया है। एक तरफ देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत चल रही है तो दूसरी ओर सरकार यहां इसका सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पा रही है। इसी मामले में अमृतसर स्थित क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो इस इंजेक्शन का उत्पादन यहां करते हैं, प्रोडक्शन लगातार जारी है। उनकी मांग है कि उन्हें अपने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन विक्रय की स्वीकृति प्रदान की जाए। ये इंजेक्शन महज 1500 रुपए में सभी टैक्स सहित भारत में उपलब्ध होगा। कंपनी ने पत्र में कहा कि वो पिछले 1 साल से दुनिया के 70 देशों में इस इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कुछ विसंगतियों के चलते वो इसकी सप्लाई भारत में नहीं कर पा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और इंजेक्शन की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए भारत सरकार उन्हें इसकी अनुमति प्रदान करे ताकि वो ये इंजेक्शन भारत में भी सप्लाई कर सके। गवर्नमेंट से सिर्फ ये बोला है कि जो सेक्शन 66 है पेटेंट का, गिलेड का, उसको रिवोक करें कुछ टाइम के लिए और सब लोगों को उसको एक्सपोर्ट करने की और डोमेस्टिक सेल करने की परमिशन दें। इंजेक्शन का क्या फायदा होगा लोगों को जो RNA, mRNA है उसकी कॉपीज बनाने को लिए ये रोकता है। 6 दिन लगने पे जो कोविड होता है mRNA का वो कॉपी नहीं बना सकता। दैट इज अ मैसेंजर RNA, वो कॉपीज नहीं बनाएगा। इन द मीन टाइम आप
जो लोकल ट्रीटमेंट करते हैं वो करते रहिए, फर्दर वो कोरोना खत्म हो जाएगा। इस तरह से सारे डॉक्टर कर ही रहे हैं ये काम, इसलिए डिमांड है इसकी। तो क्या फायदा होगा लोगों को जहाँ भी आप सप्लाई करें? एक तो उनको सस्ते रेट पे मिलेगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ, इस इंडिया में तो और भी हैं लोग जो ये बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। मिस्टर मनसूख थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, तो उन्होंने एक वेबिनार किया। साल 2020 में जब कोरोना महामारी देश में फैली थी तो सरकार ने इसे रोकने से के लिए पूरे कदम उठाए थे। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसे में सोनू सूद ने लाखों लोगों तो उनके घरों तक पहुंचाकर उनकी मदद की थी। सोनू के इस कदम ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। वहीं अब एक बार फिर कोरोना को हराने के लिए सोनू सूद ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल हालात में लोगों की मदद करना किसी भी बड़े पुण्य से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ फिल्म का हिस्सा बनने की तुलना में ज्यादा संतोषजनक यह है कि इस मुश्किल हालात में देश की मदद की जाए। सोनू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मेरे पास कई मदद के लिए कॉल आते हैं और उन जरूरतमंदों को बिस्तर या उनकी जान बचाने के लिए जब मैं उन्हें ऑक्सीजन की मदद करवाता हूं तो ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। कोई भी 100 करोड़ की फिल्म मुझे यह एहसास नहीं करवा सकती। और जब लोग बिस्तर के इंतजार में अस्पतालों के सामने होते हैं तो हम सो नहीं सकते। बता दें कि हाल ही में सोनू खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खुद मुश्किल में होने के बावजूद भी वो लोगों को अस्पताल में बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर जैसी सुविधा दिलाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। पिछले साल उन्होंने लोगों को घरों तक पहुंचाया था और अब वो लोगों को दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं। भारत के कई सारे राज्य इस वक्त कोरोना की मार झेल रहे हैं और इसी दौरान कई सारे राज्यों में कर्फ्यू भी लगा हुआ है और साथ ही लॉकडाउन के नियम भी लागू है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कोरोना के प्रति संजीदा नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला पंजाब के लुधियाना से सामने आया है, जहां पर इन दिनों वेब सीरीज योर ऑनर की शूटिंग चल रही है। आपको बता दें कि समूचे पंजाब में इस वक्त रात 8 बजे के बाद से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। लेकिन योर ऑनर में अदाकारी कर रहे किरदारों ने इस पर अमल करना जरूरी नहीं समझा और रात 8 बजे के बाद भी शूटिंग को जारी रखा, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके का मुआयना करने के लिए पुलिस पहुंची और मुख्य कलाकार जिम्मी शेरगिल समेत शो से जुड़े क्रू के 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फिल्म अभिनेता जिम्मी शेरगिल के अलावा 4 लोगों के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, 3 महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन कतवाली में आर्या स्कूल में जिम्मी शेरगिल अपनी वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहाँ 8 बजे तक, शाम 8 बजे तक उसके पास परमिशन थी। तो पहले हमारे तरफ से चेक भी किया गया, तो कोविड की गाइडलाइन फॉलो ना करने के कारण उनका कोविड चलान किए गए थे। लेकिन 8 बजे के बाद शूटिंग करने पर, फिल्म की शूटिंग जारी रखने पर उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी गई है 188 और एपिडेमिक एक्ट के तहत, जिसके भीतर हमने 3 डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टोरिया फूड्स कंपनी के बाहर खड़े होकर मंगलवार को प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंगलवार को स्टोरिया फूड्स कंपनी के एक विज्ञापन को लेकर कंपनी के मुख्यालय मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इल्जाम था कि इस कंपनी के एक विज्ञापन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया गया था। इस विज्ञापन से नाराज होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। वहीं से लेकर अब बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पहले तो शिवसेना पर जमकर निशाना साधा और बाद में उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या शिवसेना इस पर कोई कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार जब से आई है, हम करे तो कायदा। कभी शिवसेना के गुंडों जाके नेवल ऑफिसर को जाके मारपीट करते हैं, कभी एनसीपी के लोग एडिटर को धमकाते हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वहां आग लगाते हैं। लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्ष को गालियां देते हैं, कोसते हैं। अब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीका मंजूर नहीं होगी, ठीक है, टेक लीगल एक्शन, लेकिन आप लोगों को मारोगे, धमकाओगे, ये नहीं चलेगा। उसमें एक चीज और है कि कांग्रेस के जो मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप,
उन्होंने अभिनंदन किया है इन कार्यकर्ताओं को और तारीफ की है कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वालों का आप किस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं? जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने देना है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कांग्रेस कहता है हम दादागिरी करेंगे हमारे खिलाफ। एक तरफ जहां कोरोना ने महाराष्ट्र में तांडव मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ संकट के इस दौर में महाराष्ट्र से आग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब राज्य के रत्नागिरी में एक फार्मा कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई है। तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आग कितनी भीषण थी। आग की लपटें आसमान को छू जाने पर आमादात दिखाई दे रही हैं। इस भयावह आग के बाद आसपास धुएं का गुबार छा गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया, जिसमें कुछ दमकल कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। वैसे इस घटना की वजह से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, जो कि एक अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से भी भीषण अग्निकांड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कोटखाई तहसील के फनेल गांव में आग लगने से 6 मकान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक बुजुर्ग महिला की आग की चपेट में आने से झुलसकर मौत हो गई। महिला का शव अभी तक भी बरामद नहीं हो पाया है। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगने के दौरान क्या हालात रहे होंगे। आग लगने के पीछे की क्या वजह रही, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन मिल सकेगी। ये देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण होगा, जिसमें अब 18 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को भी शामिल किया गया है। तीसरे चरण के रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। इस कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सारे देशवासियों को जो इस एज ग्रुप में आते हैं फौरन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, और जो सरकार ने जो 1 मई से ये ड्राइव शुरू किया है 18 से 44 साल के उम्र के लिए भी खोला है, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन ही है इसकी जो संक्रमित होने से रोक सकती है। और प्रदेश के जितने भी सारे प्रदेश हैं उनको भी इस वक्त राजनीति से हटके लोगों की चिंता करनी चाहिए, और वैक्सीनेशन ड्राइव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और देश के सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए, और एक आम नागरिक के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं, और 1 मई से जब शुरू हो तो उसको वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्ट ले साथ और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। केंद्र सरकार का 1 करोड़ वैक्सीन के डोज अभी भी राज्यों के पास है। 80 लाख पाइपलाइन में है जो उनके पास अगले 3 दिनों में पहुंचने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और महाराष्ट्र सरकार समेत कुछ और राज्य की सरकार कह रही है कि अगर हमें नहीं मिलेगा और वैक्सीन तो हम 1 तारीख से शुरू ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के पास जितनी वैक्सीन है, जितनी वैक्सीन आने वाली है और जितना वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि वो राजनीति करना चाहते हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, जितना डेली वैक्सीनेशन कर रहे हैं और जितना अवेलेबल कराया जा रहा है उससे कम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उनके पास कोई तरह की कमी नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसे मौके पे भी करना मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। इससे परे रहना चाहिए। बहुत राजनीति के मौके आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस वक्त चिंता करनी चाहिए एक आम नागरिक की। और जब 1 मई से जो ड्राइव शुरू हुआ है 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए, उसमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, न कि इस तरह के ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वो बाहर में कुछ और बोलते हैं, अंदर आधिकारिक जो है उनके वो जानते हैं कि ये हकीकत है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और उनको किसी तरह की कमी महसूस नहीं हो रही है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और उनके मुखिया और सीनियर लीडर्स इस मौके को, महामारी को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत बयानी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनमें प्रियंका गांधी जी भी हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को समझना चाहिए कि इस तरह के स्टेटमेंट जो है हानिकारक है, सच्चाई से दूर हैं। उनके राजनीतिक फायदे के लिए जो कर रही हैं उसका ये इस तरह का स्टंट उनको भारी पड़ेगा, इसलिए कि देश की जनता समझती है कि ये महामारी है और महामारी में
सबको कलेक्टिवली एक साथ एकजुट होकर देश की चिंता करनी चाहिए, देश के वासियों की चिंता करनी चाहिए, न कि इसमें राजनीतिक फायदे और राजनीतिक फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। गौतम बुद्ध नगर जिले के नॉलेज पार्क थाने की पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनके पास से भारी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयां भी बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि थाना नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोविड-19 संक्रमण के मरीजों को दी जाने वाली इंजेक्शन रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों को सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैक कर रहे हैं। घटना की सूचना के मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर आज शुभम गोयल, वैभव शर्मा, शिवम शर्मा और योगेंद्र नामक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोविड-19 से संबंधित दवाइयां भी बरामद की हैं। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वर्तमान में कोविड महामारी में जीवनदायिनी है, उनके पास से 50,600 रुपए, घटना में प्रयुक्त होंडा सिविक कार बरामद की गई है। इसमें 2 अभियुक्त फरार हैं, जिसमें एक विकास कौशिक जो सीएमओ ऑफिस गौतम बुद्ध नगर में संविदा कर्मचारी है, तथा दूसरा सुमित जो दिल्ली एम्स में लैब टेक्नीशियन है। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर और NSA के तहत भी कार्रवाई। पंजाब में पटियाला के सेंट्रल जेल के क्वारंटीन वार्ड से मंगलवार रात 2 कैदी और एक हवालाती लापता हो गए। पता चला है कि तीनों आरोपी क्वारंटीन वार्ड के 9 नंबर सेल में थे और वहां के बाथरूम की दीवार से ईंटें निकालकर भाग निकले। पहले तो जेल प्रशासन की ओर से इन कैदियों की तलाश जेल परिसर में की गई, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं लगने पर संबंधित थाना त्रिपड़ी पुलिस को बुलाया गया। यहां खास बात यह है कि सेंट्रल जेल की सुरक्षा में तैनात एस्कॉर्ट गाड़ी को इन दोनों मुख्य गेट से हटाकर फुलकिया एनक्लेव साइड में लगा दिया गया था, क्योंकि उस साइड दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था। रात ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕੈਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਲਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਰ ਫਾਂਦ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से अस्पताल में बेड की भारी कमी देखी जा रही है। देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालात को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में रेलवे भी बखूबी भूमिका निभा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ ही कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू की गई है। मौजूदा समय में रेलवे के पास 4002 ऐसे कोच हैं जिनके कोविड कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है। इन रेलवे कोच को चलते फिरते अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है। इसमें एक साथ 64,000 मरीजों की देखभाल की जा सकती है। देखिए, इन दी यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड
Indian Railways, that is Ministry of Railways, has done wide arrangements. Wide in the sense, around 4,000 retrofitted COVID care coaches have been arranged by Indian Railways, Ministry of Railways, जिनमें करीब 64,000 बेड्स जो है रेडी स्टेट में अवेलेबल हैं फॉर द हेल्प ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के सहायता के लिए। ये जो सेकंड सर्ज आया है कोविड का, इसमें हम इंडियन रेलवेज पर हेल्थ सर्विसेज को एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट दे रहे हैं और उसके लिए इंडियन रेलवे जो है पूरी तरह से गियर्ड अप है। कुछ ना जो आप कह रहे हैं कि 64,000 बेड्स आपने तैयार किए हैं, तो कहीं से कोई डिमांड आई है किसी स्टेट से जहां पर कि इनको प्लेस करने के लिए कहा गया हो? जी हाँ, हमें जो है डिमांड्स जो है डिफरेंट स्टेट से मिली हैं। 4 स्टेट्स में तो 9 स्टेशनों पर कोविड केयर कोचेस प्लेस भी कर दिए गए हैं, जो कि करीब 169 है संख्या में। और उसमें अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली एरिया की बात करें तो दिल्ली राज्य से हिमाचल के कांगड़ा जिले में देहरा से गिरफ्तार चीनी नागरिक को भारतीय कानून की उल्लंघना और अवैध तरीके से दाखिल होने पर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चीनी नागरिक लियू शीडन को 10 महीने की सजा और 11,000 जुर्माना ठोका है। बुधवार को एडिशनल जुडिशियल कोर्ट देहरा की कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जज शीतल शर्मा ने ये अहम फैसला सुनाया। गौरतलब है कि बीते साल 8 जुलाई 2020 को 8 July 2020, during one Naka laid down by police of police station Arakkad at Kaloha barrier, and thereafter he has been institutionally quarantined at Jwalamukhi. And during investigation, when the police of police station Arakkad has verified the documents of this Chinese national, it has been came in the investigation that he has violated some conditions of visa provided to him, as well as his entry was in contravention of registration of Foreigners Act. So thereafter, according यूपी में कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फाइलों में मौसम गुलाबी दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला चिकित्सालय में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छीन ली गई हैं, जिसके बाद परिजन इधर उधर भाग रहे हैं। अभी तक कई मरीजों को बेड न मिलने की वजह से जमीन पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब उन्हें वहां से भी हटाया जा रहा है, जिससे परिजन खासे परेशान हैं। वही है सब। कल तक रात तक अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था, सारा इलाज चल रहा था। रात में हम लोग काफ़ी खुश थे, हमारे जो पेशेंट हैं वो रिकवर हो रहे हैं, अच्छे खासी रिकवरी मोड में है। लेकिन अभी क्या है कि कल रात को सर वो सीएमओ साहब और अधीक्षक साहब आए, सीधा कह रहे हैं कि हटाओ यहाँ से, कोई नहीं रहेगा, इमरजेंसी ये बना हुआ है। सर इमरजेंसी बना हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इतना बड़ा बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है, आप कहीं भी घूम के देख लीजिए। पेशेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर सेफ है सुरक्षित है तो उनको कोई दिक्कत हो रही है, वो कह रहे हैं हटाओ यहाँ से। ये खाली बिल्डिंग लेके क्या करेंगे वो? ये खाली बिल्डिंग रखना चाहते हैं। आप लोगों पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है? प्रॉपर अभी तक हो रहा था, कल के बाद से आज कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम केतन है सर। किस तरीके की समस्या आ रही है? सर समस्या अभी तक कोई नहीं थी, अभी तक पूरा इलाज हो रहा था, सब कुछ ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन कल रात से सीएमओ साहब ने मना कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर ना पेशेंट को देखा जा रहा है, ना ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, जो कि कमी कोई नहीं है, ना वहाँ पे कोविड सेंटर में कोई जगह है। वहाँ अगर यहाँ पर लोग सेफ्टी से अपना इलाज करा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है इनको? अगर इनको ऑक्सीजन दे देते हैं तो क्या इनको कोई समस्या होती है? और इलाज प्रॉपर अब बंद कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। किस तरीके की समस्या आ रही है आपको इलाज कराने में? क्या समस्या इतनी है कि डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हैं आ रहे हैं, मरीज इतना सीरियस हो जा रहा है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पे दौड़ो 10 बार दौड़ो, जो मरीज के साथ एक बंदा है वो क्या करे? इधर दौड़ो, उधर मरीज सीरियस हो जा रहा है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं।
एडमिट करने में दिक्कत करना है, एडमिट भी नहीं करना है जो है मरीज को। और डॉक्टर तो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। कल तो इतना हरदम मर गया था यहाँ पे, कल तक सही था, कल तक बहुत अच्छा था, लेकिन जो सब लोग आए थे सीओ वगैरह वो मना करके गए, कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पे। मरीज हम लोग खुद अपने मन से लेके पड़े हैं यहाँ पे, जाए तो। एक तरफ यूपी सरकार कोरोना संक्रमित लोगों की सुरक्षा करती हुई नजर आती है, तो दूसरी ओर हकीकत में नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना संक्रमित लोगों की एक एक कर मौत होती जा रही है। जनपद मैनपुरी में 24 घंटों में 125 लोगों की मौत हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर आज पुलिस ने कोरोना वैक्सीन की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि चारों आरोपी स्वास्थ्यकर्मी हैं और अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिनके कंधों पर कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने का जिम्मा है, अगर वो ही इस तरह की करतूतों को अंजाम देंगे तो हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों से 62,000 रुपए भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने अस्पतालों से रेमडेसिविर इंजेक्शन को चोरी छिपे लाते थे और उन्हें महंगे दामों पर उन मजबूर परिजनों को बेचते थे, जिनके सामने फिलहाल किसी अपने को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। यानी शराफत का जिस तरीके से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उससे एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई है। थाना मझौला पुलिस और एसओजी मुरादाबाद की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए कोरोना महामारी के दौरान जो लोग रेमडेसिविर और फेविफ्लू नामक दवाओं और इंजेक्शन का अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बिक्री कर रहे थे, ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, 2 खाली, 1 भरी हुई सिरिंज, इसके अलावा 12 फेविफ्लू के जो है टैबलेट, साथ में 62,000 रुपये इनके पास से बरामद किए हैं। ये 4 लोग जो है ये विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, जो मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को चुरा करके ला करके मार्केट में उच्च दामों में बेचते थे। जो कामराज नामक व्यक्ति है, ये मूलतः जो है रहने वाला कांठ का है, उमरी का, और ये ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसके अलावा एक पीयूष जो पीआर का काम कर रहा था ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के लिए, इसका कहना है कि वहाँ पीआर का काम करता था, तो पीयूष के माध्यम से ये सब बेचते थे। एक अभियुक्त सद्दाम जो कॉस्मोस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में था, उसके द्वारा भी मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन को चोरी करके ला करके पीयूष को दिया जाता था। पीयूष और रिक्की मिल करके दोनों इसका व्यापार करते थे। एक जीवन अभियुक्त है जो कि रहने वाला रामपुर का। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला की पहचान कर ली है। साइना के रूप में ये शिनाख्त हो चुकी है, जो 8 महीने की गर्भवती थी। वहीं वारदात में एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें आरोपी सरेआम गोली मारता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वसीम को हिरासत में ले लिया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज करीबन 11:15 बजे सुबह पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन में एक फायरिंग इंसिडेंट की कॉल रिसीव हुई। इस पे एक्ट अपॉन करते हुए एसएचओ निजामुद्दीन और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 2 लोगों को ले जाया गया। इनमें से एक को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया, जिसकी आइडेंटिफिकेशन साइना के नाम से हुई, जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन शहादत पता चला और वो अंडर ट्रीटमेंट है। इस इंसिडेंट में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक वसीम नाम का लड़का है जिसको एप्रीहेंड किया है लोकल पुलिस ने। वसीम ने बताया कि शाइना अभी हाल ही में
जेल से छूट के आई थी क्योंकि वो 8 मंथ के आसपास प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के बेस पे अभी 24 तारीख को वो जेल से निकली थी। वसीम की ये पत्नी थी, लास्ट ईयर इन्होंने शादी की थी। शाइना इससे पहले भी जो है वो 3 शादी कर चुकी थी और इनका जो तीसरे पति हैं शराफत शेख, वो भी जेल में थे। वसीम जब शाइना जेल में थी तो उस दौरान शाइना की रियल सिस्टर रेहाना से थोड़ी इसकी नज़दीकियाँ बन गई। जब जेल से बाहर छूटकर शाइना पहुंची तो इसने वसीम से बात की, बट इन दोनों के आपस में रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए और आज सुबह इसने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी और एक शहादत नाम का लड़का है जिसको भी गोली लगी है। फर्दर इंट्रोगेशन अभी हम लोग एक्यूज से कर रहे हैं। रेहाना का रोल को भी जो है वो इसमें हम लोग देख रहे हैं। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलवेड़े गांव में एक अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक युवक की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और फिर उसके बाद शव को जला दिया गया। वहीं इस बारे में डीएसपी रघबीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर एक अधजला शव पड़ा मिला है, जिसके बाद हम अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। यहां आकर हमने पाया कि युवक को पहले रॉड के साथ मारा पीटा गया है और फिर उसके बाद जले हुए शव को यहां फेंक दिया गया है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उन्होंने जल्द ही सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की बात कही। ਆਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਲੰਟ ਰੋਲ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 35 ਈਅਰ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਰॉड ਵਗੈरह ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ रॉड है। यूपी के झांसी में डीएम ने मेडिकल कॉलेज के आबिद अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का डीएम और नगर आयुक्त ने पीपीई किट पहनकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल की पूरी व्यवस्थाएं भी देखी। इस दौरान कुछ तीमारदारों ने बताया कि 2-3 दिन से उनका मरीज ग्राउंड फ्लोर पर ही है। इस पर जिलाधिकारी जब कोविड वार्ड में पहुंचे तो बेड खाली मिले। इस पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। स्टाफ के साथ मैं जनता से भी अपील करता हूं कि डॉक्टर्स और नर्सेस इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उन लोगों से हमारा व्यवहार ठीक ठाक होना चाहिए। और डॉक्टर से भी यही अनुरोध है कि जो पेशेंट की जो इलाज है प्राथमिकता है। आज की हमारे निरीक्षण में तो यही पाया गया कि वहाँ की सुविधा से संबंधित कोई हमें शिकायत नहीं किया था और ट्रीटमेंट के संबंध में कोई शिकायत नहीं किया था। इलाज के संबंध में और डॉक्टर्स की और नर्सेस की व्यवहार के संबंध में तो कोई शिकायत नहीं किया था। वो सारी वीडियोस भी हमारे पास है, वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और नीचे ट्रायज एरिया में तो ये फीडबैक मिली है कि वहाँ पे बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन बेड्स बढ़ाने से ऑक्सीजन प्रेशर झेल पाएगा टैंकर। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को भी गर्मी नहीं लगे, इसके लिए आज से मंदिर के पंडित और पुजारियों ने मिलकर ठंडे पानी की गलंतिका शिवलिंग के ऊपर बांधी है, जिसमें से लगातार पानी शिवलिंग पर आता है ताकि महाकाल को गर्मी से बचाया जा सके। देश के कई हिस्सों में अभी से पारा चढ़ने लगा है। उज्जैन की बात करें तो बीते दिन में ही अधिकतम तापमान 41.5 तक पहुंच गया। महाकालेश्वर को वैशाख ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में ठंडक देने के लिए पुजारी पुरोहितों द्वारा प्रतिवर्ष गलंतिका के 11 कलश बांधे जाते हैं। वैशाख मास और ज्येष्ठ मास जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का माह माना जाता है, इस कारण से भगवान शिव के ऊपर जलधारा अतिप्रिय होती है। और वैशाख महीने और ज्येष्ठ माह में भगवान महाकालेश्वर के ऊपर सतत जलधारा जो गलती से जो गलतियाँ होती है, मिट्टी की जो मटकियाँ होती है, 11 मटकी भगवान के ऊपर रखी जाती है और उसमें जल प्रतिदिन उसमें डाला जाता है। और वो जल भगवान शिव के ऊपर गिरने से भगवान शिव को इससे शांति मिलती है, संतोष मिलता है जलधारा से, क्योंकि ऐसा माना गया है कि शिव ने
जब समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था, जो विष निकला था, वो पिया था, उसकी उष्णता भगवान शिव में बनी रहती है। उसको शमन करने के लिए शिव जलधारा मिलती है। और वैशाख महीने में महाकालेश्वर के ऊपर शिव जलधारा के रूप में 11 मिट्टी की मटकियों के द्वारा जलधारा सतत 2 महीने चढ़ाई जाएगी। आज प्रथम दिन है वैशाख का। एमपी के बालाघाट में कोरोना योद्धा मृतक एएनएम यास्मीन सिद्दीकी के परिजनों को अभी भी बीमा राशि के लिए भटकना पड़ रहा है। परिजनों द्वारा सभी दस्तावेज वेरीफाई करवाकर 4 माह पहले ही कोरोना योद्धा बीमा राशि हेतु नेशनल हेल्थ मिशन भोपाल भेज दिए गए, लेकिन आज तक उन्हें बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। बालाघाट जिले की पहली महिला कोरोना योद्धा के परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार कर रहे हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। अपने कार्य के दौरान संक्रमित होकर दुनिया छोड़ जाने वाली इस महिला स्वास्थ्य कर्मी का परिवार गरीब है और अब मानसिक तनाव से जिंदगी गुजार रहा है। देखिए कि माता जी हमारे कार्य के दौरान ही कोविड-19 के संक्रमित हुए। फिर 15 अक्टूबर 2020 को हमने यहाँ पे कटंगी में जो CHC सेंटर है, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये को ट्रीटमेंट कराया, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। RT-PCR कराया, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट है, और डॉक्टर भूपेंद्र गजभिये जी ने CT स्कैन का भी किया। तो उसके बाद इन्फेक्टेड तो थे वो, लेकिन उनकी हालत जो थी काफी बिगड़ चुकी थी। साइन, एफिडेविट और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्ट थी माता जी की ट्रीटमेंट की, जो भी हमने 1 जनवरी 2021 को भोपाल NHM भेज दिया था, लेकिन आज 25 मार्च 2021 हो चुका है, हमें सर अभी तक कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। पंजाब राज्य में आज गेहूं की खरीद के 19वें दिन 4,44,947 टन गेहूं की खरीद की गई, जिसमें से सरकारी एजेंसियों की तरफ से 4,44,616 टन और आढ़तियों की तरफ से 331 टन गेहूं की खरीद की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य और नागरिक सप्लाई विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में 4,44,616 टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों की तरफ से की गई, जिसमें से पनग्रेन की तरफ से 83,319 टन, मार्कफेड की तरफ से 1,05,555 टन और पनसब की तरफ से 1,21,705 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया, जबकि पंजाब राज्य राख हाउसिंग निगम की तरफ से 57,029 और टन गेहूं खरीदा गया। केंद्र सरकार की एजेंसी FCI की तरफ से 53,999 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा पनग्रेन की तरफ से पंजाब में सार्वजनिक वितरण के लिए 23,000 और टन गेहूं भी खरीदा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 19वें दिन की खरीद समेत अब तक राज्य में कुल 1,42,306 टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ, क्योंकि ANB पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।